तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न है और साथ ही कर्तव्य पथ पर आज 30 झांकियां निकलने वाली है। परेड में सैन्य शक्ति का दमखम प्रदर्शन देखने को मिलेगा और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इसमें लगाया गया है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष चीफ गेस्ट होंगी। इसके अलावा आपको बताएं, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम, लोगों में खासा एक्साइटमेंट है, लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है और इस परेड को देखने के लिए, इसका लुत्फ उठाने के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चली है। इसके अलावा आपको बताएं कि 77वां गणतंत्र दिवस जिसको लेकर तैयारियां बिल्कुल पूर्ण और कुछ ही देर में कुछ खास और भव्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आज तमाम खास मेहमान शिरकत करने वाले हैं और कर्तव्य पथ पर आज 30 से ज्यादा झांकियां, ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बताएं कि थीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर और इसी थीम को रखा गया है। और इसी के बाद अब आज देश जिस तरीके से भव्य तरीके से 77वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है, कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन है। सुबह 10:30 बजे से परेड का आयोजन होगा। वहीं आपको बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह का नेतृत्व करने वाली हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला लेयन मुख्य अतिथि हैं और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी मुख्य अतिथि हैं। राष्ट्रपति मुख्य अतिथियों का आगमन पारंपरिक बग्गी में होगा और परेड में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा दमखम आज विश्व भर भारत का देखने वाला है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल जो कि बेहद खास कैसे होने वाला है ये भी आपको बताते हैं। सभी के फेसेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी संदिग्ध अगर पाया जाता है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की खासियत ये है कि इससे फेसेस के साथ ही आइडेंटिटी और तमाम डिटेल्स किसी भी की मालूम चल सकती है। अब कोई भी संदिग्ध पाया जा सकता है जिसको कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी, धर पकड़ा जाएगा। यानी कि ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो कि इस बार एज एन इनिशिएटिव लगाया गया है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बेहद खास हो जाता है। और ऐसे में आज तमाम हवाई करतब देखने को मिलेंगे जिसको देखने के लिए लोग बेहद उत्सुक रहते हैं और तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने तमाम तस्वीरें, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर एक्साइटमेंट, जो जोश है लोगों में, उसको लेकर भी दिखाई थी। तमाम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, पल पल का अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल तैयारियां पूर्ण है, कुछ ही देर बाद मेहमान पहुंचेंगे और उसके बाद कुछ ऐसी मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जिसको देखने के लिए सभी को बेसब्री से इंतजार। बिल्कुल जाहिर तौर पर हर्षा, जिस तरीके से जिक्र किया आपके, लगातार अगर बात करें गणतंत्र दिवस को लेकर तो समारोह को लेकर खास तैयारियां इस बार की गई हैं और देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर अगर बात करें तो इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद ही खास रहने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कई बदलाव भी नजर आने वाले हैं। इनमें कुछ इतिहास में पहली बार होते हुए नजर आएंगे और पहली बार इतिहास में गणतंत्र दिवस की परेड में 2 चीफ गेस्ट शामिल होंगे। सीआरपीएफ के पुरुष रेजिमेंट का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगे। ये भी महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल जो है वो देखने को मिलेगी। जिस तरीके से महिला अधिकारी जो है वो सीआरपीएफ के पुरुष रेजिमेंट का नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी। तो ये कई ऐतिहासिक पल जो है आज कर्तव्य पथ पर हमें देखने को मिलेंगे। कर्तव्य पथ पर ये ऐतिहासिक पल जो है वो आज देखने को मिलेंगे, जहां पर महिला सशक्तिकरण की ये ताकत जो है वो आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। ऐतिहासिक पल जो है वो आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा। साथ ही अभिषेक, देखिए किस तरीके से वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए, उसको भी ध्यान में रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर को भी ध्यान में रखा गया है और ये तमाम चीजें आज इन झांकियों में दिखने वाली हैं और तमाम झांकियां आज निकलती हुई नजर आएंगी। बेहद खास आज का गणतंत्र दिवस और कुछ ही देर बाद मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया हर्ष, अगर सेना के पराक्रम शौर्य को लेकर बात करें तो सेना के युद्ध का लाइव डिस्प्ले जो है वो भी लगाया जाएगा। ये भी इतिहास में पहली बार होता हुआ नजर आएगा। यानी कि इस बार की जो गणतंत्र दिवस की परेड है कर्तव्य पथ पर, वो बेहद ही खास रहने वाली है। कई चीजें इतिहास में पहली बार होती हुई नजर आएंगी। और दूसरी ओर पशुओं की भी परेड जो है वो देखने को मिलेगी। ये कोई आम पशु नहीं, ये वो पशु हैं जो सेना की सहायता करते हैं, जो सेना के हिस्से हैं और लगातार
चप्पे चप्पे पर ये निगरानी रखते हैं। तो ऐसे कई तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आएंगी, जिस तरीके से एनिमल कंजेंट जो है वो पहली बार परेड में शामिल की गई है। पहली बार भारतीय सेना का खास पशु दस्ता मार्च करेगा। इसे रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स ने तैयार किया है। इसकी अगुवाई 2 कुबड़ वाले जो बैक्टीरियन ऊंट हैं वो करेंगे। जांस्कर पोनी, शिकारी पक्षी और आर्मी डॉग्स भी परेड में शामिल होंगे, परेड की शोभा बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से बात हम कर रहे हैं कि पहली बार क्या कुछ होने वाला है अभिषेक, तो दर्शकों को यह भी बताते कि इस बार बैटल एरिया डिस्प्ले भी दिखाया जाएगा, जो कि पहली बार होने वाला है। और इसमें सैन्य हथियार, सैन्य इकाइयों को इस तरीके से पेश किया जाएगा जैसे कि वो वास्तविक युद्ध में हो, यानी कि निगरानी, तैयारी, हमला करने की क्षमता, एक्शन और सप्लाई, ये तमाम सिस्टम्स को यहाँ पर दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। और ना केवल देश भर में लेकिन विश्व भर में आज ये दमखम सेना का देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हर्ष आप जिक्र कर रही हैं, इस बार का कार्यक्रम बेहद ही खास है क्योंकि आत्मनिर्भरता की जो ताकत है उसका परिचय भी कर्तव्य पथ से दिया जाएगा। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय सबसे पहले करवा देते हैं अपने दर्शकों से। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार AK मिश्रा जी जुड़े हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी जुड़े हुए हैं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राहुल लाल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। और राहुल लाल जी मैं आपसे समझना चाहूंगा किस तरीके से भारत की ताकत आज पूरा विश्व देखेगा, क्योंकि कर्तव्य पथ पर यह परेड नहीं बल्कि भारत की ताकत। अभिषेक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज कर्तव्य पथ पे भारत दुनिया को ये दिखाएगा कि भारत किस प्रकार से एक विश्व शक्ति के रूप में है। चाहे हम हमारे सुरक्षा ढांचे की बात हो, सैन्य सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात हो। हम लोग जिस तरह से पावर्स को 2 रूपों में देखते हैं, सॉफ्ट पावर के रूप में भी देखते हैं, हम लोग एक मिलिट्री पावर के रूप में देखते हैं। तो भारत अलग अलग हर प्रकार के पावर का संगम है। जब हम लोग वो 30 झांकियां देखेंगे, जिसमें से 17 झांकियां जो हैं कि राज्य और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों की 17 झांकियां होंगी, तो हमें भारतीय संस्कृति के कितने विरासत के दर्शन भी होंगे, उसमें हम लोग वो चीज़ों को भी देखेंगे। लेकिन जब सेना के तमाम चीज़ों के, जैसे अभी आप बता भी रहे थे कि हम लोग देखेंगे अर्धसैनिक बलों में CRPF, वहाँ पे उसके महिला जो है कि उसमें हेड करते हुए नजर आएंगी। तो भारतीय महिला सशक्तिकरण के रूप को भी देखेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर, ये घटनाएं जब ये हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ये 2 पृष्ठभूमि इसमें बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में, जिनको कई जगहों पे, जैसे कि अभी उसमें कुछ पेंटिंग्स की चर्चा है। यहाँ पे जो किताबें 2020-22 में उस समय प्रकाशित हुई, वो पेंटिंग्स भी आज हम लोगों को पूरे मजबूती के साथ नजर आएंगे कि वंदे मातरम के एक शब्द को लेके किस प्रकार से हमारे उनके एक चित्रों को कितना शानदार पेंटिंग चित्रित किया गया था। वो चीजें फिर कभी चर्चा में विशेष रूप से नहीं रही थी, लेकिन इस 77वें गणतंत्र दिवस पे वो भी चर्चा में रहेंगे। और अभी इस समय अगर हम लोग देखें तो अभिषेक जी, पूरे दुनिया भर में एक आर्थिक उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। ट्रंप जिस तरह से निर्णय लेते हैं, लगातार वो कभी कुछ भी आक्रामक बयान दे देते हैं, कभी कहते हैं कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, कभी फोटो बना के, तस्वीर बना के कुछ भी जारी कर देते हैं। तो दुनिया भर में जिस तरह से एक आर्थिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है, वहां पे यूरोपीय यूनियन के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भारत ने जो है कि यहाँ पे आमंत्रित किया है। और कल मेगा ट्रेड डील, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि डील का डील जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ होने की पूरी संभावना है। तो आप सोचिए कि ये कई पृष्ठभूमियों में ये सारी चीजें चल रही हैं। यानी जो चीफ गेस्ट हम लोग ला रहे हैं, यूरोपीय यूनियन कोई एक देश नहीं है, 27 देशों का पूरा समूह। और उसके साथ वो हम लोग, अगर अमेरिका के मार्केट हमारे प्रभावित हुए हैं, तो भारत दूसरे बाजार जो खोज रहे हैं, वो सब कुछ इस 77वें गणतंत्र दिवस में हम लोगों को दिखाई देगा, जिसकी हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। झलकियां कुछ ही देर में दिखने लगेंगी। राहुल जी, ये कि मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बात झांकियों की हो रही है, तो इस बार एक बेहद दिलचस्प झांकी देखने को मिलेगी। इस बार सिनेमा को भी ऐड किया गया है, सिनेमा की झांकी भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। देखिए, भारत में अगर आप सिनेमा की बात करें तो बहुत पहले ही दादा साहब फाल्के ने जब पहली अपनी मूक फिल्म बनाई थी, और एक चीज बता दूं, इतने पैसे उससे इकट्ठे हुए थे कि बैलगाड़ी पे सिक्कों को लाद के लेके जाना पड़ा था। ज्यादातर सिनेमा के इतिहास की चर्चा या तो किताबों में या अखबारों में कभी कभी होकर रह जाती है। सिनेमा ने देश को, किस्सों को, कहानियों को जनमानस से जोड़ा। आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो
पूरे राष्ट्र की जनता को सबसे ज्यादा अगर मानसिक तौर पे जोड़ने की बात, अगर सम्मोहित करने की बात की जाए तो वो सिनेमा रहा है, सिनेमा का कल्चर रहा है और पहला पर्दा रहा है। ये बहुत ही स्वागत योग विशेष विषय है कि सिनेमा को पहली बार पूरे राष्ट्र के सामने गणतंत्र दिवस, एक महान उपलब्धि है सिनेमा का। अगर आप देखेंगे फर्स्ट जो है मूवी जब बनी थी तब से लेके अब तक तमाम परिवर्तन हुए, तमाम तरीके के विकास हुए और जनमानस को हमेशा से ही ये प्रभावित करता रहता है। तो इसका जो अगर इसको इंक्लूड यहाँ पे किया जा रहा है तो ये एक बहुत शानदार विषय है और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरीके के नए नए टॉपिक, नए नए विषय वस्तु, नए नए परिक्षेत्र जो है। देखिए रिपब्लिक डे का जो एक परेड होता है ना, भारत अपने आप में एक बहुत विशाल देश है। आप समझिए 250-300 से ज्यादा जहां पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हो, एक ही दिन में पूरी दुनिया को दिखाना, देश वालों को दिखाना, पूरी दुनिया को दिखाना, एकता और अखंडता को प्रदर्शित करना, किस अलग अलग होते हुए भी किस तरीके से भारत एक गणतंत्र है। और ये परेड, गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं, ये परेड उस चीज को सार्थक करता है कि भारत एक गणतंत्र कैसे है विभिन्न आयामों पे, इस चीज की झांकी निकलती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जिस तरीके से अगर जिक्र यहां पर किया जाए, कई नए कीर्तिमान जो है वो आज भारत रचते हुए नजर आएगा कर्तव्य पथ से। और इसी के साथ मैं त्यागी जी आपका रुख करना चाहूंगा। त्यागी जी, अगर इस बीच भारत की ताकत को लेकर हम बात करें तो किस तरीके से भारत की ताकत जो है वो बढ़ रही है, किस तरीके से भारत की जो कूटनीतिक पकड़ है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि त्यागी जी अगर बात करें चीफ गेस्ट को लेकर तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब गणतंत्र दिवस की परेड में 2 चीफ गेस्ट शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। दरअसल में यूरोपियन यूनियन की उर्सुला और एंटोनियो, ये दोनों का आना और ऐसे समय पे आना जब ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका के साथ तनातनी हो और जब रशिया के साथ तनातनी हो, उसके बावजूद इन दोनों का हिंदुस्तान में आना और आने से पहले ये कहना कि वी आर गोइंग टू हैव ए मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। नाउ दिस इज ए वेरी बिग थिंग। और एक की जगह दोनों इंपॉर्टेंट आदमियों का आना, यानी कि एंटोनियो एज वेल एज उर्सुला जी, सो दिस इज ए बिग थिंग। दूसरी बात आपने पूछी मिलिट्री ताकत, मैं आपको ये बता दूं कि 2025 यानी कि पिछले साल में जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सर। जितनी नई चीजें आई हैं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने नए नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे भैरव बटालियन है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की है, रुद्र ब्रिगेड है, शक्ति बाण है, और हमने ड्रोन और मिसाइल को और खास तौर पे इंडियन एयरफोर्स को महत्व दिया है। लेकिन मैं हालांकि एक फौजी सिपाही हूँ, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज का दिन केवल ताकत दिखाने का तो है ही दुनिया को और अपने आदमियों को भी, लेकिन आज का दिन समीक्षा का भी दिन है। हमारा जो संविधान है वो संविधान आज के दिन एक्सेप्ट किया गया था विद द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन उस संविधान में की जो समीक्षा है उसमें 2 पॉइंट जिक्र करना चाहता हूँ। हमने अपनी नागरिकता को जन्म से जोड़ा। अगर हमने नागरिकता को आस्था से जोड़ा होता तो आज जो हमारे सामने 3.5 फ्रंट है उसमें से हाफ फ्रंट ना रहा होता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो वो हाफ फ्रंट है, यानी कि जो यहाँ बैठ के पाकिस्तान के गुण गाता है, दुश्मनों के गुण गाता है, वो हाफ फ्रंट इतना इफेक्टिव ना रहा होता। बिल्कुल टीपी त्यागी जी, जिस तरीके से लगातार इन्वेजन हम ट्रंप की ओर से देख रहे हैं, उसमें उसी बीच वहां से खास मेहमानों का यहाँ पर आना और इस परेड में शिरकत करना, इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनना वाकई एक बेहद स्ट्रॉन्ग मैसेज है। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए परेड पर तो सभी की निगाहें टिकी ही होती हैं और उसको लेकर खासा एक्साइटमेंट, लेकिन एक और चीज है जिस पर सभी की निगाहें हमेशा टिकती हैं, वो है पीएम मोदी का लुक। कभी वो खलारी पगड़ी में होते हैं, कभी वो एक नई किस्म की टोपी में होते हैं। क्या लगता है आज किस तरीके से वो अपने लुक से सुर्खियां बटोरने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पहले से कुछ अनुमान लगाना, हम लोग देख रहे हैं कि जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं तो वो ये तो देखिए हम लोग उनके पोशाक की बात कर रहे हैं कि वो क्या पहनेंगे। हालांकि हर अलग अलग सांस्कृतिक पहचान के चीज़ों को उन्होंने महत्व दिया। उनकी पोशाक लगातार चर्चा का विषय रहती है, चाहे वो 26 जनवरी का कार्यक्रम हो,
चाहे वो 15 अगस्त के दिन हो, वो लगातार नए नए रूप रंग में वो आते हैं। देखिए और वो एक बड़ा सा मैसेज देके जाते हैं, वो तो उसमें वो मैसेज भी देते हैं। लेकिन वो मंत्रिमंडल में हम लोग, एक दौर होता था जब व्याख्या करते थे कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अब तो उस मामले में भी जो तमाम कयासबाजियां लगाई जाती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में सोचिए कि नए वहां पे अध्यक्ष बने, जिस अध्यक्ष को नाम बनने से पहले देश में लगभग कोई जान भी नहीं रहा था। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी में एक स्थिति है कि सरप्राइज फैक्टर, हर्षा जी, तो प्रधानमंत्री का पोशाक भी आज वो सरप्राइज फैक्टर का ही मामला मान लीजिए कि उसमें वो क्या पहनेंगे, और कहना बड़ा मुश्किल सा चीज है। लेकिन हाँ, वो भारतीय संस्कृति के विरासत को दिखाने वाला कोई न कोई एक शानदार जो है कि वो वेशभूषा में वो नजर आएंगे हम लोगों को, शानदार पगड़ी में भी नजर आते हैं वो। तो वो अलग अलग दृष्टि से वो कई बार जो है कि वो उसमें पूर्वोत्तर की छाप भी होती है, कई बार उसमें दक्षिण भारत की छाप भी होती है। तो अलग अलग हिस्से में कुछ भी रूप हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहूंगा इस समय कि चूंकि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान ने हम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, एक तरह से हम लोगों को अधिकारों से सुसज्जित किया है। और हम लोग, आप देखिए कि संविधान की ताकत, चूंकि आज उसी संविधान के लागू हुए 77 वर्ष हो गए और हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कि भारत के पास पड़ोस में जितने भी जगह हैं, आप सोच के देखिए पाकिस्तान में कितने ही संविधान बने और खत्म हो गए, सैनिक शासन की स्थिति आई। अभी हम लोग बांग्लादेश की परिस्थिति देख रहे हैं, श्रीलंका की परिस्थिति देख चुके हैं, नेपाल की परिस्थितियों को देख चुके हैं हम लोग। लेकिन भारत इस समय एक तरह से हम लोग कह लीजिए यहाँ पे कि संविधान ने, और जो भारत की मूल जो है कि भावना है राष्ट्रीयता की, उसने किस प्रकार से पूरे देश को जोड़ के रखा है, जो आज कर्तव्य पथ पे दिखेगा भी उसमें 29 झांकियों में भी जिस दिखेंगे। तरीके से आपने जिक्र किया कि भारत की ताकत को लेकर बात करें, भारत की प्रतिष्ठा को लेकर बात करें, और भारत के हम लोकतंत्र को लेकर बात करें, यानी कि लोगों का तंत्र उसको लेकर बात करें, वो पूरी तरीके से अडिग है, मजबूत है और मजबूती से खड़ा भी है। और इसी के साथ मिश्रा जी मैं आपका रुख करूंगा, और मैं यहां पर आप समझना चाहूंगा कि जहां बात मजबूती की हो रही है, तो भारत आज के समय में मजबूती से अपने जो पड़ोसी हैं, जो वो पड़ोसी जो परेशान हमेशा करते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता हुआ भी नजर आ रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कर्तव्य पथ से ये जवाब कैसे जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा यहां मिश्रा जी, जिस तरीके से अगर हवाई प्रदर्शन को लेकर बात करें, तो यहां पर राफेल, सुखोई, मिग-29, C-130, C-295, P-8I समेत 29 विमानों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यह भी अपने आप में पहली बार जो है बताया जा रहा है मिश्रा जी, कितने बड़े पैमाने पर विमानों का प्रदर्शन जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ के ऊपर, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर होता नजर आएगा। देखिए, भारत के साथ भारत के पड़ोसियों के संबंध कैसे हो, अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए, 100, 200, 5 साल के पहले अगर आप जाके देखेंगे तो जितने छोटे बड़े अगल बगल के देश हैं, वो भारत के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भारत राष्ट्र के ही अंग थे। अगर वो अंग नहीं थे, राजशाही या कोई वहां शासक अलग हो सकता था, लेकिन कल्चर और आइडियोलॉजी सेम होती थी। इसका उदाहरण आप नेपाल को देख लीजिए, वहां का कल्चर, वहां की मान्यताएं, धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज सेम है। भारत हमेशा से ही बड़ा सॉफ्ट रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को भी वो अपना एक अंग समझ करके वो चलता रहता था, चलता रहता है अभी भी। और किसी भी तरीके का शक्ति प्रदर्शन या षड्यंत्र करना, इसके खिलाफ हमेशा से ही भारत की आइडियोलॉजी रही है, चाहे कोई भी सरकार क्यों न रही हो। हम हमेशा एक मदद की तरह, एक अच्छे पड़ोसी की तरह ही छोटे मोटे देशों को, जो हमारे लिए पड़ोसी हैं लेकिन बाहर के बड़े देशों से बड़े अहम रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने वायुसेना के राफेल वगैरह की बात की है, ये एक आश्चर्यजनक विकास हुआ है टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर पे। अगर देखा जाए, वैसे तो लगभग हर क्षेत्र में विकास हुआ है, मिलिट्री के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो, चाहे आर्मी हो। लेकिन जिस हिसाब से दुनिया की जरूरतें, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बदल रही है, उस हिसाब से एयरफोर्स को इक्विप्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी देश के सामने, और देश ने लगभग इसको पूरा किया है। आप ये देखिए कि राफेल हमारे साथ आ रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रहे हैं हवाई जहाज के साथ। इवन साइबर वॉर जैसा आधुनिक क्षेत्र, वॉर फील्ड, एक वॉर जोन जिसको होता तो जो कि काल्पनिक ही है, कोई आपको फिजिकल वो दिखता नहीं है किसी को, वो वार फील्ड। अभी आप ये देखिए कि ये वेनेजुएला के ऊपर जब अटैक किया गया था, तो ये बताया गया, ऐसी खबरें आई कि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, उनके सारे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के सिस्टम को जो है पहले से ही ध्वस्त कर दिया गया, रोक दिया गया। ये सारी की सारी चीजें साइबर वारफेयर के कैटेगरी में आती हैं। तो जितना एडवांसमेंट और जितने तरीके से, जितने विभिन्न प्रकार के आयामों पे होने चाहिए,
वो भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने बखूबी किया। तीनों सेनाओं को सिंक करना, जल सेना, थल सेना और नभ सेना को सिंक करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्पेस वॉर की कैटेगरी को अगर आप चाहे लेकर के देखिए, साइबर वॉर की कैटेगरी को आप लेके देखिए, क्योंकि वार का नया फील्ड आप ये मान के चलिए कि स्पेस वार और साइबर वार होगा। अभी जो आप ऑपरेशन सिंदूर वो हुआ था, आप अगर उसकी बात करें तो इसमें एक तरीके से साइबर टेक्नोलॉजी और स्पेस वॉर इन सब की बहुत जबरदस्त भूमिका रही है। एडवांस अब हमारे हथियार हो चले हैं, किस तरीके से हमारा दमखम बढ़ चला है। लेकिन आज एक और बेहद स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कि देखने को मिलेगा, जिस तरीके से महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, ऐसे में सीआरपीएफ की जो पुरुष टुकड़ी है उसको आज लीड एक महिला करने वाली है, टीपी त्यागी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीआरपीएफ की टुकड़ी की कमांड एक महिला को मिलना, और ऐसा बीएसएफ के अंदर भी हो रहा है। जो हमारे और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके अंदर भी महिलाओं की तादाद भी बढ़ रही है, महिलाओं के द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा भी हो रही है। बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे वो तैनात रहती हैं, और पैरामिलिट्री को फोर्सेस को भी छोड़िए, आर्मी के अंदर भी, नेवी के अंदर भी, एयरफोर्स के अंदर भी अब तो पायलट भी लेडी ही है। यानी कि महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। और संदेश ही नहीं, हमारे यहाँ कुछ समय पहले पार्लियामेंट में ये पास हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर भी 1/3 सीट महिलाओं को दी जाएगी। यानी कि हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान जो पहले से होता रहा है उसमें और 4 चांद लगाए गए हैं। अब जब आपने अभी बात की थी कि हमारे 29 एयरक्राफ्ट इस दफा दिखाए जाएंगे, देखिए 29 एयरक्राफ्ट को इसलिए दिखाया जा रहा है कि आज के बाद में आने वाले समय में जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, जिसमें पहले आर्मी सेंटर में रहती थी, अब एयरफोर्स सेंटर में रहेगा, बिकॉज ऑफ स्पीड, बिकॉज ऑफ रीच एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं सिर्फ 3 लाइन बोलता हूँ। जो राफेल है वो एयर सुपीरियरिटी कायम करता है, जो सुखोई ब्रह्मोस के साथ है वो हाई वैल्यू टारगेट को नष्ट करता है, और जो जगुआर है वो लो फ्लाइट करके डीप पेनिट्रेशन करके अटैक करता है। ऐसे ही बाकी जो एयरक्राफ्ट है उनके भी कुछ ना कुछ स्पेशल मिशन है। अब 29 एयरक्राफ्ट को दर्शा के ये बता दिया जो हमारे एडवर्सरीज है कि सिचुएशन कोई भी हो, आंसर हर सिचुएशन का हिंदुस्तान के पास है। ये 29 एयरक्राफ्ट को देख लीजिए, आपको बगैर कहे समझ में आ जाएगा। दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड टुडे। और आप बिल्कुल सही कह रही है, इस साल का जो 26 जनवरी है वो पहले गणतंत्र दिवसों से अलग है, स्पेशल है, मोर इफेक्टिव है, और पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश देने वाला है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन सिंदूर की भी एक पूरी की पूरी झांकी है, जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी गई है। दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा हमने करके दिखाया कि लद्दाख से लेके सर क्रीक तक ऐसा एयर डिफेंस का वॉल खड़ी करी कि कोई एनिमी टारगेट, एरियल टारगेट उसे भेज नहीं पाया। S-400 से लेके एंटी एयरक्राफ्ट गन तक छोटे बड़े सभी टारगेट को हमने उसमें ध्वस्त किया। Now this capability is unparalleled। आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम की वॉल आज तक हमको दिखाई नहीं दी। बिल्कुल 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 सर। राहुल जी मैं आपका रुख करूंगा। राहुल जी दूसरी ओर अगर हम बात यहाँ पर दर्शक दीर्घा को लेकर करें तो दर्शक दीर्घा से भी एक बड़ा खास संदेश जो है निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब ऑडियंस बैठती थी तो पहले उसे गैलरी 1, गैलरी 2, गैलरी 3 के नाम पर जो है जाना जाता था। लेकिन अब राहुल जी बड़ी कह सकते हैं कि गर्व की बात यह है कि जो भी गैलरीज ये बनाई गई हैं उन्हें भारत की नदियों के नाम पर रखा गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती, इस तरीके से गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियों के नाम पर इसे रखा गया। क्या ये भी भारत की अखंडता की पहचान है, एक संदेश है? और दूसरी ओर क्या पाकिस्तान को भी इससे संदेश, क्योंकि नदियों को लेकर पाकिस्तान भी भारत को लगातार जो है आंख दिखाने की कोशिश करता रहा है।
देखिए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब पुराने समय हम लोग देखते थे कि भाई 1 2 3 4 करके गैलरीज के नाम थे, लेकिन अब जब आप गैलरीज के नाम को भारत के नदियों के नाम पे रखते हैं, क्योंकि देखिए भारत की सभ्यता और संस्कृति भारतीय नदियों की तरफ ही, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वो सिंधु नदी की तरफ विकसित थी। फिर सोचे कि पूरे के पूरे जो है कि अभी हम लोग गंगा को कितना महत्व देते हैं, वो हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन हमारे पूरे सभ्यता संस्कृति के विकास में कितना योगदान है। यमुना का, जब हम लोग कृष्णा कावेरी नदियों की बातचीत करते हैं, जब अभी हम लोग झंडोत्तोलन पूरे देश भर में होंगे, जब राष्ट्रगान होगा, सोचिए उसमें भी कई नदियों के नाम प्रयोग होंगे। तो नदियां जो है वो केवल नदियां नहीं है, वो भारत में जीवन रेखा के रूप में है वो, और अलग अलग सभ्यता संस्कृति का विकास करने वाले तत्व के रूप में है। तो इसलिए लोग जो है कि नई पीढ़ी, नए लोग पूरे अच्छे से जो है कि चाहे वो कन्याकुमारी में रहने वाला व्यक्ति हो तो वो पूर्वोत्तर से जुड़ सके, पूर्वोत्तर का व्यक्ति जो है वो गुजरात से जुड़ सके, गुजरात का व्यक्ति वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरे देश के लोगों से जुड़ सके। पूरे देश के भौगोलिक विविधताएं हैं और उस भौगोलिक विविधता के बीच में हम हर हिस्से से संबद्ध हो सके, उसका संदेश है वो। और मैं बार बार हम लोग सभी लोग कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस का जो परेड है, जो कर्तव्य पथ पे वो परेड हो रहा है, जो 30 झांकी भी देखेंगे, उसका भी मूल मर्म यही होना है कि विविधता के बीच में एकता की स्थिति कैसे बनती है। भारत में इतने सारे डायवर्सिटी के बीच में भी यहाँ पे कोई टकराहट की स्थिति नजर नहीं आती है। हम लोग एक विमर्शी लोकतंत्र, जो भारतीय संविधान है उसको हम लोग कहते हैं कि डेलिब्रेट डेमोक्रेसी, एक विमर्श की स्थिति, कि विमर्शी लोकतंत्र वाले जगह में खूब चर्चा होती है। हमारे पुराने परंपरा में भी जो है कि जब शंकराचार्य थे उस जमाने में भी जो है कि शास्त्रार्थ हुआ करते थे अभिषेक जी, अभी भी हम लोग देखते हैं कि खूब चर्चाएं होती हैं, उसमें खूब भयंकर असहमतियां होती हैं, लेकिन जब देश कोई एक निर्णय लेता है तो उस निर्णय के साथ मूलतः पूरा देश एकजुट हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में हम लोगों ने देखा कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बिल्कुल वो पूरा देश जो है कि उस ऑपरेशन सिंदूर राहुल के जी, पीछे जिस तरीके खड़ा से था। आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर भारत की अखंडता जो है उसका परिचय यहां से देखने को मिलेगा। इस बीच आप तीनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप तीनों मेरे साथ बने रहें, केवल 5 सेकंड के ब्रेक के बाद लौटेंगे हम। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो लगातार बात आज की परेड की, आज की तस्वीरों की, जो भव्य तस्वीरें आज निकलकर सामने आएंगी, जो दमखम आज देखने को मिलेगा, जो ताकत आज देखने को मिलेगी, लेकिन इस ताकत के बीच में जो एकता देखने को मिलेगी उसको लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। AK मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। AK मिश्रा जी, देखिए सुरक्षा भी हमने इस बार बेहद कड़ी देखी और हमने देखा किस तरीके से PM मोदी लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडेप्टेशन को लेकर, उसकी विशेषताओं को लेकर लगातार जोर देते हुए नजर आए, लेकिन उसकी बानगी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जो पुलिस है आज वो AI ग्लासेस पहनने वाली है, यानी कि AI ग्लासेस के थ्रू आज इंस्पेक्शन होने